ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है, इसीलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी मौजूदगी में वो 8 पार्टियों के 14 नेता शामिल हैं कश्मीर के, जो बार बार ये कह रहे थे कि 370 तो वापस बहाल किया जाए। इसके हटाने के बाद यानी 370 हटने के बाद 23 महीने बीत गए हैं। आज नए कश्मीर को लेकर पहली बैठक हो रही है दिल्ली में। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हो रही इस बैठक में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली, फिर बता दूं, 8 पार्टियां हैं और उसके 14 नेता शामिल हैं। बैठक में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बार बार 370 का राग अलापते हैं, जो कुछ ऐसे लोग भी हैं कहते हैं कि 370 की वापसी कभी नहीं होगी। बहरहाल अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के साथ पिछले करीब 1.25 घंटे से यह बैठक चल रही है। हमारी नजर बैठक पर है, लेकिन बैठक की शुरुआती तस्वीर अच्छी है। ये तस्वीर आप देखिए, बैठक से पहले जो बयान आए वो भी अच्छे हैं। 2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी, लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने महबूबा के बयानों से किनारा किया, पीछा छुड़ा दिया, खुद को महबूबा से अलग बता दिया। लेकिन क्या बातचीत के दौरान भी ये खुशगवार तस्वीर जो इस वक्त आप बिल्कुल मेरे साथ में चलते हुए देख रहे हैं, वो खुशगवार एनर्जी, वो खुशगवार कंक्लूजन बैठक खत्म होने के बाद भी दिखेगा? क्या विकास के एजेंडे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर कश्मीर के नेता आगे बढ़ेंगे, या फिर पहले की तरह 370 और पाकिस्तान की रट लगाए रखेंगे? आज की हुंकार में इसी पर चर्चा। लेकिन पहले देख लीजिए बातचीत शुरू होने से पहले किसने क्या कहा। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ? हम एक ओपन माइंड लेके जा रहे हैं। हमारे ऊपर कोई शर्त नहीं रखी गई है। कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं है। बुकर अलायंस को लद्दाख के बारे में बात करने और लद्दाख की भूमि के बारे में बात करने, लद्दाख के लोगों के बारे में बात करने का कोई हक हमने नहीं दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बहुत देर कर दी ये मीटिंग बुलाने में। जनता हक इंसाफ का, न्यायाधिकार का, जम्मू में शांति और अमन का। कोई कसूर नहीं किया था जिसको लेकर आपने हमारी गर्दन काटी। हम तो रियल स्टेक होल्डर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर है। यह आज की बात है, सन 47 से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित को जो नजरअंदाज किया है। ग्राउंड जीरो पर मेरे सारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, यानी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अलग अलग पार्टी दफ्तर, यानी वो जो 8 पार्टियां हैं उनके दफ्तरों पर भी मौजूद हैं, उनके तमाम प्रवक्ताओं के पास भी मौजूद हैं कि अंदर खाने से क्या खबर आ रही है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री आवास पर भी हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। आज हुंकार भरने के लिए रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हुंकार भरने के लिए ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में स्क्रीन पर आपको संगीत रागी नजर आएंगे। प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बशीर अहमद मीर नजर आएंगे, पीडीपी के नेता हैं। इशफाक जब्बार साहब नजर आएंगे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले ललित अंबरदार, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, बिकॉज आप कश्मीर का भी अभिन्न अंग है। क्या इस मीटिंग से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? रूबिका जी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन जितनी मुझे समझ है, जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप जानती हैं 30 साल से मैं एक्टिविज्म में हूँ और कश्मीर को मैं
ग्लोबल जहाज का एक हिस्सा मानता हूं। जो इस्लामिस्ट आर्क मिडिल ईस्ट से उठती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरती हुई, कश्मीर उसका हिमालयन एंड है। बहुत बड़ी तहरीक है ये, ग्लोबल पैन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट है कश्मीर के अंदर। आप दुनिया भर में जहां पे भी वहां भी सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको आपने कहीं पे भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं माना। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हिंदुस्तान में सक्सेसिव गवर्नमेंट ऐसा क्यों समझ के चल रही है कि कश्मीरी इस्लामिस्ट को अपीज करने से हमारी सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। आप देखिए 370 और 35 से लगाने से आपने क्या किया? आपने दिल्ली में बोला जिन्ना को कि हम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते, और आपने वही टू नेशन थ्योरी बरकरार रखी कश्मीर के अंदर 370 और 35 के द्वारा, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था। क्या हुआ उसकी वजह से? आपने वहां पे कश्मीरी हिंदू का नरसंहार इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के अंतर्गत हुआ, और अभी तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा। आपने जम्मू के डोगरा, जो हिंदुस्तान का आज की तारीख में डेमोग्राफिक बॉर्डर है, उसको उनको गुलाम बना दिया। लद्दाखियों को तो मैं एनवी करता हूं, लद्दाखियों को आजादी मिल गई, वो अलग हो गए, लेकिन आप जो भी ये जो कर रहे हैं, ये पुरानी शराब नई बोतल में भी नहीं है, ये वही पुरानी शराब वही पुरानी बोतल के अंदर है। क्या बदला है? महबूबा मुफ्ती ने एक दिन पहले आपको इस्लामाबाद की तरफ से एक एजेंडा सेट करके ललित अंबरदार, ये वही महबूबा मुफ्ती है जो कहा करती थी कि दिल्ली वाले सुनकर रहेंगे। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो कहा करती थी कि तिरंगे को कंधा नहीं मिलेगा। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो कहती थी कि 370 को हाथ लगाए तो वो हाथ जल जाएंगे। लेकिन आज वही महबूबा मुफ्ती बयान कुछ और दे रही हो, लेकिन गई है ना। प्रधानमंत्री ने जैसे इनवाइट किया वो वहां पर पहुंची है ना, तो इसका मतलब कुछ तो है कि वो जो तेवर थे वो बदले हैं, वो पलटे हैं। अब ये भी कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में इनके तेवर अलग होते हैं, दिल्ली आते ही इनके तेवर बदल जाते हैं। ललित, इसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करूं मैं उससे पहले, रागिनी, आपके भी वहां पर लीडर्स मौजूद हैं। 370 की बहाली को लेकर बाकी तमाम लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन कांग्रेस क्लियर है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए। वहां पर और कौन सी चीजें हैं जो आप रखने वाले हैं? रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है कि अंततः मोदी जी ने संवाद में थोड़ा सा विश्वास तो दिखाया, और इसी विश्वास के चलते आज तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एक मीटिंग हो रही है। भले ही इनमें से कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनको एक समय पर गैंग कहते थे, गुपकर गैंग, आज वो गुपकर लीडर्स हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे भी हैं, आप नाम ले रही थी अभी थोड़ी देर पहले, जिनके साथ मिलकर सरकार चलाई, फिर उन्हीं को 3 महीने आतंकी समर्थक कहकर नजरबंद करके रखा, कैद में रखा, और आज उनसे बातचीत कर रहे। बहरहाल बातचीत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका ये भी मानना है रुबिका जी कि यही बातचीत अगर अगस्त 2019 में की होती, यही संवाद, यही राय मशवरा और यही दूसरों की बात सुनने की का एक व्यवहार और एक नई प्रणाली शुरू की होती, तो जिस तरह से रात को मुंह छुपाकर लोकतंत्र का गला घोंटकर कश्मीर से प्रजातंत्र गायब करना पड़ा, पूर्ण राज्य का दर्जा छीनना पड़ा, रागिनी, करना पड़ा। एक सच्ची बात बताइए, आपको लगता है कि वहां की ये तमाम लोकल पॉलिटिकल पार्टियां इस बात के लिए तैयार हो जाती? वो तो आज भी कह रही हैं कि 370, जबकि आप ये दावा करते हैं कि नेहरू जी कह रहे थे कि धीरे धीरे जो है 370 खत्म हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, जिस 370 खत्म किया गया, इस पर ऐतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी का CWC का रेजोल्यूशन है अगस्त का, मैं वो पढ़कर भी सुना सकती हूँ। जिस तरह से किया गया उसके ऊपर जरूर बात की है रुबिका जी। और एक खतरा जो कश्मीर पर मंडराया था कि आपने पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, उस तरीके की अफवाहें बंगाल, उत्तर प्रदेश को लेकर भी सुनाई दे रही है। तो ये कंसर्न है, ये हमारी डेमोक्रेसी का कंसर्न है और वो हमें उठाना पड़ेगा। तो पहली बात, ललित अंबरदार, आपके सवाल का जवाब, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। ओके, ये मीटिंग जब खत्म हो तो सबसे पहली घोषणा जो हो वो ये हो कि फुल स्टेटहुड कश्मीर की बहाल की जाए, लोकतंत्र बहाल किया जाए। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर का मसला भारत का मसला है, इसमें पाकिस्तान की किसी भी तरीके की दखलंदाजी कांग्रेस पार्टी और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वंडरफुल रागिनी, क्या बात कही आपने। लेकिन ये तो गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं ना, पाकिस्तान की बात हो या फिर स्टेटहुड की बात हो, वो तो पटल पे कह चुके हैं ये बात। तो ये इस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद रिइटरेट करना, आप मुझे समझाइए कैसे वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा? बड़े मुफ्ती साहब जो स्वेरिंग इन सेरेमनी ले रहे थे, भाजपा और PDP की सरकार थी, तो पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे थे।
इसीलिए ये आप तमाम लोग कहते हैं। ओके ललित अंबरदार जवाब दे दे और उसके बाद मेरे सहयोगी नीरज पांडे पीएम आवास पर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ वहां से भी थोड़े से डिटेल्स हमें पता लग जाए कि कितनी और देर ये मीटिंग चलने वाली है। कश्मीर 2.0 में 1.25 घंटे से तो मीटिंग चल ही रही है, कितना और वक्त। लेकिन उससे पहले ललित जवाब दे दीजिए, फिर मेरे दो और मेहमान बशीर अहमद मीर और इशफाक जब्बार साहब। ललित अंबरदार जल्दी से दो पॉइंट। जिस जवाहरलाल नेहरू ने 370 और 35 से अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को दिया था, एक छोटा मोटा इस्लामिक स्टेट बना के दिया था, उसी जवाहरलाल नेहरू ने उसी शेख अब्दुल्ला को 10 साल जेल में सड़ा के रखा था, याद रखिएगा। और जब शेख अब्दुल्ला जब गिरफ्तार हुए थे, वजीर आजम होके गिरफ्तार हो गए थे। जब इंदिरा गांधी ने जब 75 में उनके साथ अकॉर्ड किया, यही माहौल पॉजिटिव लेके आए उनको, वो मुख्यमंत्री बन के आ गए। मुख्यमंत्री जो कश्मीर के अंदर कोई उस वक्त ये नहीं था कि हमें 370 उनको वजीर आजम बनाइए, वापस आ गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वहां पे अलगाववाद इस्लामिज्म खत्म हुआ? नहीं हुआ। आपने एक जनरेशन को, दूसरी जनरेशन को, तीसरी जनरेशन को अब्दुल्ला की जो इस्लामिस्ट ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर के, उन्होंने वो अफीम पिला के रख दी कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, इसी हिंदुस्तान की सेकुलर नाक के नीचे हम एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे। क्या हुआ उसका? मैं बता रहा हूं रूबिका जी, ये 370 और 35 से हटाने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। आपने 5 अगस्त 2019 को जो कदम लिया, ऐतिहासिक कदम लिया, उससे क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर के अंदर एक इस्लामो फैशिस्टिक सिस्टम ललित अंबरदार जवाब देने दीजिए। इशफाक जब्बार साहब, असल मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, असल मुद्दा जो है वहां पर ये जो फंडामेंटल्स हैं उसे लेकर है। जो लोग कट्टर हैं वो असल मुद्दा है कश्मीर का। देखिए, जहां तक ये ललित अंबरदार जी का ये जो हम सुनते आ रहे हैं, इनका काम ही है आग लगाना। इन्होंने कभी जब से मैं 2-3 दिन से इनको सुन रहा हूं, तो मैं इनकी बातों को अहमियत नहीं देता हूं, क्योंकि इनको हिस्ट्री का न तो पता है, न तो ये कश्मीर में बैठे, ये कहीं दिल्ली शिल्ली में कहीं बैठ के अपना वो भाषण सुना रहे हैं। और मेरे ख्याल से कोई पेड़ किसी एजेंसी के है, क्या है, कहाँ से आए हैं, लेकिन ना तो हम किसी एजेंसी के पेड़ है, ना तो हम किसी ये। लेकिन मैं बात कहूँ कि कश्मीर का जो के पेड़ नहीं है, और आपको लगता है कि ललित अंबरदार, एक सेकंड ललित अंबरदार रुक जाइए, आप भी मेरे मेहमान हैं, एक सेकंड रुकिए ललित अंबरदार, कह दिया इस्लामिक स्टेट। नहीं इस्लामिक स्टेट किसी ने लेकिन वहां पर कई जगह पर बार इस बात को लेकर ये परेशानी उठी है। सुनिए मेरी बात, या तो सुनिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, आप इसी का सुन लीजिए। फिर या तो वो ऊपर वाले ने आपको फ्रीज कर दिया, आपने धमकाया मुझे, ऊपर वाले ने आपको फ्रीज कर दिया। अभी रुक जाइए इशफाक जब्बार साहब, फिर आती हूँ आपके पास। हमारे पास बाकी और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले बशीर अहमद जी, इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे? वो जो आपके भाई साहब कुछ कह कर जा रहे थे। देखिए, जहाँ तक इशफाक साहब ने जो कहा, मतलब मैं उसको सही मानता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे इस वक्त पूरे कश्मीर में जो खासकर जो यूथ, जो हम जैसे लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात कहूँगा कि मैंने 2008 और 2014 में इलेक्शन लड़ा था, डिस्पाइट आई गॉट दैट थ्रेट फ्रॉम द मिलिटेंट्स के दैट आई शुड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, और मुझ पर गनर भी फेंका गया, मेरा एक करीबी दोस्त मेरे एक साइड मारा गया, हमने उसको नजरअंदाज किया और इलेक्शन लड़ा। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की साख रखने के लिए आज तक जो यहाँ की प्रो पोलिटिकल पार्टी से इन्होंने कितने जानों का नजराना पेश किया, कितने लोग हमारे शहीद हो गए, 6-7 हजार के करीब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दीगर जो यहाँ जो पोलिटिकल पार्टी से उनके लोग जो शहीद हो गए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो आप ऐसे किसकी वजह से शहीद हुए, ये तो आपको मैं बताऊंगा मैडम। ये तो आप पहले सुनिए, जब 1996 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ, आपको पता होगा कि कश्मीर में पूरे क्या हालात थे उस कश्मीर में, तो उस वक्त यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बशीर भाई, सबको पता है कश्मीर कोई बाहर का हिस्सा थोड़ी है जो हमको ना पता हो। आपके दिल पर चोट पहुंच रही थी, वो हमारे दिल पर भी मुझे बस ये बताइए, ये किसकी वजह से हुआ है? ये जो शहीद हुए हमारे आपके परिवार वाले, हमारे आपके जानने वाले, ये किसकी वजह से शहीद हुए हैं? ये तो गलत पॉलिसियों की वजह से हुए मैडम। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर को क्या सहना पड़ा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज क्लियर नहीं, किसकी वजह से?
मैंने अभी बताया नहीं, पहले मेरी बात तो सुनिए, प्लीज लेट मी फिनिश। मैं तो बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दीजिए। मैं आपको जम्मू कश्मीर की एक बात बताऊंगा, जो यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस था, हमेशा आपके बीच मेडिटेटर ऐसे काम कर रहे थे। ये कहते थे ये जम्मू कश्मीर में अमन के लिए काम कर रहे थे। आज आपने इनको भी इतना एलिमिनेट किया कि आज जम्मू कश्मीर की बात उन लोगों के साथ करनी पड़ रही है जो आपके अपने लोग थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के साथ आप बात कर रही हो, पीडीपी वालों के साथ बात कर रही हो। क्या बात करनी थी, जबकि वो आपके अपने लोग थे। वो मेरी बात सुनिए आगे ले जा रहे थे। आज आके उनको बशीर अहमद मीर साहब प्लीज, मैं सब जानती हूँ, आपको भी पता है कितनी दफा मैं कश्मीर आई हूँ। आप ऐसा मत समझिए कि मैं पहली बार कश्मीर को लेकर कोई चर्चा कर रही हूँ। पहले आपको मुझे सारी चीजें समझानी होगी, फिर हम एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी कश्मीर को उतना ही समझने की कोशिश कर रही हूँ जितना आप लोग जीते हैं कश्मीर को। अब मुझे ये बताइए, मैं फिर पूछ रही हूँ, किनकी वजह से ये शहादत होती है? ये तो पॉलिसी की वजह से हुई है, क्योंकि हमें बताया गया, जैसे जो हम यूथ है कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर के यूथ है, हमें बताया गया कि हमने टेररिस्ट करते हैं ना, टेररिस्ट करते हैं ना आप लोगों पर अटैक। ये टेररिस्ट क्यों, कहाँ से आते हैं? ये तो मानते ही मानते हैं मैडम, हम तो हिंदुस्तानी है, हमने हिंदुस्तान का झंडा। हाँ ठीक है। तो बशीर साहब प्लीज सुनिए आप मेरी बात, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये टेररिस्ट आते कहाँ से हैं? ये देखिए, हेलो हाँ कहाँ से आते? देखिए इसके वजूहत है। आप जब यूथ को एलिमिनेट कर रहे हैं, आप मुझे बताया आज क्यों ज्यादा लोग। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए ना बशीर साहब, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा सिंपल है। ये टेररिस्ट आते कहाँ से हैं? ये तो आपको पता है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि टेररिस्ट कौन है। यहाँ तो होम ग्राउंड टेररिज्म भी है। यहाँ के यूथ जो मिलिटेंट्स से जहाँ मिलते हैं और तो रोज खुद दिखाते हैं टीवी पर, जो हमें खुद पता नहीं है। ये कैसे बनते हैं बशीर साहब, ये कैसे बनते हैं? ये टेररिस्ट कैसे बनते हैं? आपने उनका जो है, आपने जो उनको करप्ट किया, ये जस्ट सिटिंग लेट देयर वॉइस, तो आप उनको बात नहीं करने देते हो। आप देखिए जब वाजपेयी का टाइम था, कश्मीर में पूरा अमन ही अमन था। बशीर अहमद मीर साहब, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, मुझे ये मत बताइए, क्योंकि पूरे देश में बेरोजगारी पूरे देश में है, परेशानियां पूरे देश में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग टेररिस्ट बन जाएंगे। प्लीज मुझे ये ज्ञान मत दीजिए कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है, हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, तो फिर कोई एक हाथ में आता है, हमें बंदूक थमाता है और हम कहते हैं चलो भाई शुरू हो जाते हैं। प्लीज बशीर अहमद मीर साहब, मैं सारे सवालों को पूछकर आपको यहाँ तक इसलिए लाई क्योंकि मुझे पता था आपको पाकिस्तान का नाम लेने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी, आप गोल गोल घूमेंगे। पाकिस्तान की बात ही नहीं की, मैंने कहा पाकिस्तान की बात। वही तो, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आतंकी कहाँ से बन रहे हैं? किसकी वजह से बन रहे हैं? किसकी वजह से बन रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे भाई आप हिंदुस्तान में रहते हैं बशीर भाई, कोई मना थोड़ी कर रहा है। मैं कोई बैठ के यहाँ थोड़ी आपका वीजा बना रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं जानती हूँ कि आपको हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है, पर मैं कह रही हूँ कि आतंकवादी कौन बनाता है? एक सिंपल सवाल का जवाब देने में आप लोग डरते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं? आपकी जो अध्यक्षा है वो कहती है कि पाकिस्तान से बात करें, क्यों करें पाकिस्तान से बात? ऐसा मुल्क जो आपके कश्मीर में बैठकर आतंकवादी बना रहा है, उस मुल्क की तरफ हम देखेंगे भी नहीं जब तक वो आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। हाँ, इसीलिए तो महबूबा मुफ्ती से बात हो रही है, इसीलिए तो फारूक अब्दुल्ला से बात हो रही है, इसीलिए तो उमर अब्दुल्ला से बात हो रही है, इसीलिए तो बाकी तमाम पार्टियों के लीडर्स को, गुलाम नबी आजाद को बुलाया गया है, गुलाम अहमद मीर को बुलाया गया है। अपने लोग हैं ना, हम उनसे बात करेंगे। कल तक जेल में क्यों थे मैडम? कल तक जब ये खतरा था तो और कहा ये? वो तो आप बताइए ना, वो मैं थोड़ी बता सकती हूँ। मैंने थोड़ी आप लोगों की फोन कॉन्वर्सेशन सर सुनी है, वो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो आप ही लोग बताएंगे। इशफाक जब्बार कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद ललित अंबरदार। इशफाक जब्बार। आपने कश्मीर की कभी इज्जत ही नहीं की मैडम, अगर आप बहुत सुनोगी। देखिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर आज तक। प्लीज बशीर अहमद मीर साहब, ऐसा मत कहिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि कश्मीर की इज्जत नहीं और कश्मीरियों की इज्जत नहीं हुई। ऐसे हाथों में रखा है, ऐसे हाथों में रखा है 97,000 पर कश्मीरी हिंदुस्तान की सरकार खर्च कर रही थी, जबकि एक उत्तर प्रदेश के आदमी पर 4,000 रुपए खर्च कर रही थी। डू यू नो द डिफरेंस? इसका मतलब आप समझते हैं बशीर अहमद साहब? और मैं होम मिनिस्ट्री का डेटा आपको बता रही हूँ,
ये मत कहिए कि कश्मीरियों की इज्जत नहीं की। 4000 रुपया एक उत्तर प्रदेश के रहवासी पर और 97,000 एक कश्मीरी पर, इतनी मोहब्बत है। आपने तो हम जैसे लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी, हमारे घरों के लिए। अरे भाई आप बशीर अहमद साहब, इतनी शिकायतें जरा हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में आप देखिए, इतनी ही शिकायतें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंकवादी बन जाएंगे, आतंकवाद के रास्ते पर चले जाएंगे। संगीत रागी और उसके बाद रागिनी आपके पास आ रही है। संगीत रागी, जैसे आप इज्जत कर रहे हैं आसाम की, जैसे आप इज्जत कर रहे हैं उत्तराखंड प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, वो आपने 370 रखा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मन में आज जो मैल है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली महबूबा मुफ्ती जो आपकी अध्यक्षा है वो यहाँ पर सिर्फ यूं ही आ गई है। आपके मन में ये जहर पल रहा है कि यहाँ की सरकारें आपकी इज्जत नहीं करती है, चाहे वो इंदिरा गांधी की रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही। आज जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उनके 14 नेता इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक कर रहे हैं। कश्मीर के विकास का एक जो खाका है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ होगा? नीरज मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, कितना और वक्त? माना जा रहा है कि करीब 6 बजे ये बैठक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2.5 घंटे से कश्मीर के नेता प्रधानमंत्री आवास में चल रही बैठक में शामिल हैं। माना जा रहा है कि 6 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी और कुछ हल ज़रूर निकलेगा। इस बैठक में कश्मीर के नेताओं को भी बहुत आशा है कि शायद उन्हें कुछ मिलेगा, और केंद्र सरकार ने जिस तरह से सकारात्मक पहल की है और सकारात्मक पहल करके डायलॉग शुरू किया, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रुपया माना जा रहा है कि 6 बजे तक शायद ये बैठक समाप्त होगी, और बैठक समाप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर किन किन विषयों पर चर्चा हुई, एजेंडे क्या रहे हैं और कश्मीर की भलाई को लेकर क्या क्या चर्चाएं हुई। ओके, रागिनी, एक पॉजिटिव नोट से शुरुआत हुई है, क्या उसी पॉजिटिव नोट पर ये मीटिंग खत्म होगी और कश्मीर उस दिशा में बढ़ेगा? रुबिका, सबसे पहले तो जो पीडीपी के प्रवक्ता ने आज बात कही, मैं उसका खंडन करती हूँ। ये कहना कि कश्मीर की और कश्मीरियों की इज्जत नहीं है भारत में, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकती। मैं तो कहूंगी कि कश्मीर भारत के हृदय और भारत की आत्मा का सबसे मुलायम कोना है। एक खरोंच भी अगर आ जाती है तो पूरा शरीर दहल जाता है, और खास तौर से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कारण दशकों से हमारे मैं तो कहूंगी भारत माता का ये जो दिल है, इस पर लगातार प्रहार होता रहा, और हर राजनीतिक दल जो है उसकी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि हम अपने इस मुलायम हिस्से को शरीर के बचा कर रखें। पर उसी के साथ साथ मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ जब भी मैत्री का हाथ बढ़ाया है, उसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। मैंने शुरुआत में यही बात की थी कि पाकिस्तान परस्ती की कोई भी बात इस मीटिंग में अगर होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और चूंकि मोदी सरकार की पॉलिसी पाकिस्तान के रवैये के साथ ढुलमुल रवैया रहा है मोदी सरकार का, इसीलिए मुझे बार बार वो बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि आईएसआई को पठानकोट में बुलाया गया, क्योंकि मसर्रत आलम को ऐन चुनाव से पहले रिहा किया गया, और हमने लगातार देखा कि किस तरीके से एक साड़ी शॉल डिप्लोमेसी करने की कोशिश की, और फिर पाकिस्तान ने हमारे ही पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया। पहली बात। और दूसरी बात, आपने पॉजिटिव नोट की बात की है, तो मैं पंडित नेहरू का जिक्र जरूर करूंगी। आप देखिए, नेहरू जी लगातार ये बात कहते रहे कि जमीन का एक टुकड़ा नहीं है कश्मीर, उसमें जीते जागते लोग रहते हैं। फॉर अ क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर, साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मानसिक रूप से हम लोगों को भी साथ लेकर चले, तब कश्मीर हमारा होगा, और कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा है कश्मीर के इंटीग्रेशन को लेकर। और मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करनी है तो इसी तरीके की बातचीत होनी चाहिए। ओके, इफ्तिकार कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन जी मैडम, हाँ, नाम आपने गलत बता दिया, माफी। मैं ये कहना चाहूंगा आखिर में कि हमें काफी उम्मीदें हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कदम लिया है, हम सबको इसको एक पॉजिटिव नोट पे लेना चाहिए। जैसा कि हमारी दूसरी जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया, तो हमें यहाँ के लोगों को गले लगाना चाहिए, और यहाँ हमें CBMs करने चाहिए, खासकर यूथ्स को लेके, क्योंकि हम यहाँ जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो जमीन की बात है, जो यहाँ
तो उनके लिए काम करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रोसेस जो आज शुरू हुआ है इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो यहाँ के जो लोग लम्हा फिक्र रखने वाले, चाहे जम्मू के हो चाहे कश्मीर के हो, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और यहाँ हम सबको, क्योंकि हम सबका दुश्मन एक ही है जो चाहता है कि यहाँ गड़बड़ रहे, तो इसलिए हमें अपने घर को इन ऑर्डर रखना है। तो मेरी क्योंकि इशफाक साहब बढ़िया बात कही हर किसी ने डायरेक्टली, लेकिन वही दुश्मन से तो बात करने की बात उसी गुपकार डेलीगेशन की एक और नेत्री कह रही थी, यानी महबूबा मुफ्ती कह रही थी। सुनिए, अब मेरी बात, हमारे जो नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा शुरुआत में ही कि मैं अपने वतन के अपने वजीर आजम से मिलने जा रहा हूं और मैं उनकी बात सुनने जा रहा हूं और अपनी बात रखने जा रहा हूं, अपने घर की बात करने जा रहे हैं अपने घर में। तो ये एक अच्छा साइन है जो इस वक्त हम मान रहे हैं और अच्छा हमें साइन उसी तो बात है को आगे ले जाने की इशफाक जरूरत साहब, अच्छा साइन तो है, आप सही कह रहे हैं, अच्छा साइन है। लेकिन यही फारूक अब्दुल्ला है जो चीन का भी इंटरवेंशन मांगते हैं कि चीन को अब आ जाना चाहिए। यही फारूक अब्दुल्ला है जो रामधुन गाते हैं जब दिल्ली में होते हैं, और जब कश्मीर पहुंचते हैं तो वो धुन एकदम परिवर्तित हो जाती है। और इसकी गवाही मैं नहीं, इसकी गवाही पूरा देश दे चुका है। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं इशफाक भाई, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ। ललित अंबरदार। जी, मैं रूबिका जी, आपके द्वारा बताना, मैं किसी की बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। किसी ने मुझे एजेंट बोला एजेंसियों का। जानती हैं आप, कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करने में ये मॉडस ऑपरेंडी थी। शुरुआत कहां से होती है? शेख अब्दुल्ला ने अपनी बायोग्राफी आतिशे चिनार, उसमें लिखा है कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर के अंदर भारत के फिफ्थ कॉलमनिस्ट। यू नो व्हाट दैट मीन्स? उसका मतलब है कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, क्योंकि फिफ्थ कॉलमनिस्ट दुश्मन मुल्क के होते हैं। और कश्मीरी हिंदू को एजेंट बनाया। ये हमारे वहां पे जब कश्मीरी को नरसंहार हो रहा, मस्जिद के बाहर लिस्ट लगती थी, ये कश्मीरी हिंदू जो है ये हिंदुस्तान का मुखबर है, मार दिया। और आज की तारीख में जो इसलिए 1 महीने के अंदर 4 हिंदुओं का जो कत्ल हुआ, उनके ऊपर भी ये तोहमत लगाई कि हिंदुस्तान के एजेंट्स है। तो ये जो ये बोल रहे हैं ना, ये जेनोसाइड को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी दिमाग के अंदर है कि कश्मीर, इनको पूछिए 5 लाख कश्मीरी हिंदू तुम्हारे पड़ोस में, कश्मीरी हिंदू कहां गए, क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ? दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, जो मैं उम्मीद करता था 5 अगस्त 2019 के बाद, जो पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी चाहते थे, आपने बोला कि आप पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रखेंगे। सर एक सेकंड आपको रोकना चाह रही हूँ, क्योंकि सैफुद्दीन सोज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ सर, सैफुद्दीन सोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के कद्दावर बड़े और सीनियर नेताओं में से एक है, लंबे अरसे तक पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, पेशे से प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सैफुद्दीन सोज साहब। मैं रूबिका बात कर रही हूँ स्टूडियो से। पहला सवाल यही है कि आज की इस मीटिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं मीटिंग का खैर मकदम करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मेरी कामना ये है, मेरी तमन्ना ये है कि ये मीटिंग कामयाब रहे। वो इस तरह होगा कि वो इन लीडरों की बात सुने, मेन स्ट्रीम लीडरों की। असल में मजमूई तौर कश्मीर के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। ये क्यों नाराज़ हैं? वो अभी आपने देखा कि यहाँ दिल्ली ने, पहले तो मरकज़ी सरकार कई बार गलती कर चुकी है और जो लोग गलती से सबक नहीं सीखते वो गलतियों को रिपीट करते रहते हैं। इस वक्त गहराई में जाने का मौका नहीं है। मैं ये कहता हूँ आपको, आपने एक एग्रीमेंट किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसको यहाँ की असेंबली ने मंजूर किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें लोकसभा ने मंजूर किया, पार्लियामेंट ने, वो है दफ़ा 370। अब आप अचानक इसको आपने ये कलअदम किया, ये बहुत ज़बरदस्त गलती है। इसलिए कश्मीर के लोग ये चाहते हैं हमारी दाखिली खुद मुख्तारी को बहाल कीजिए। मेरा कहना यह है कि उनकी बात सुनिए। तो इसलिए उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग हैं, 80 लाख लोग हैं। उनको आप डरा धमका कर ये नहीं कह सकते जो मोदी सरकार कहती है वही सच है, उनका भी सच है। आप वो बातें सुनिए। उनका मलाल ये है कि आपने हमारे साथ एक तय की हकीकत कि दफ़ा 370
हमारी दाखिली खुद मुख्तारी अटानमी जो है वो हमसे अचानक एकतरफा तौर आपने खींच ली। तो उसके बाद आप कहते हैं विकास है, नाली बनाई है, ये क्या है, पोल खड़ा कर दिया है। जिस कौम को अपनी सियासी फिक्र होती है, इज़्तिराब होता है, आरज़ुएं होती हैं, एस्पिरेशंस होती है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, वही जमहूरियत होती है। इसलिए मैं मोदी सरकार का ये इनिशिएटिव कबूल भी करता हूँ। इसका मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है। हमारे लोग वहाँ जम्मू कश्मीर के गए हैं, मेन स्ट्रीम के, वो बात करें, आपस में रास्ता निकल जाएगा। अगर आप ये कहें नहीं जी हमने 370 हटाया, तो यही हकीकत है, इसको कश्मीर के लोग नहीं मानेंगे। आप एक तरफा तौर नहीं हटा सकते हैं। नहीं, पर 370 हमारी दाखिली खुद मुख्तारी का तर्जुमा था। लेकिन कश्मीर के मसले पर कांग्रेस ने तो कांग्रेस ने एक स्टैंड ले लिया है। अब वो स्टेटहुड की बात करेंगे। गुलाम अहमद मीर जो गए हैं यूनिट चीफ, गुलाम नबी आजाद जो गए हैं, वो देखिए तो आप ये कह रहे हैं कि 370 बहाल होना चाहिए। नहीं, वो मेरे इमाम नहीं है। सुनिए, एक बात है, उनकी बात सुनी जाए। और मैं जब कहता हूँ मैं कश्मीरी हूँ, मैं कांग्रेस में भी हूँ। कांग्रेस मेरे सामने हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने में जवाहरलाल नेहरू, बल्कि महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जो लोग बराजमान रहे हैं, उन्होंने जमहूरियत को मुस्तहकम बना दिया। मैं तो सलाम कहता हूँ जमहूरियत को। मैं हिंदुस्तान के आइन से बाहर नहीं सोचता हूँ। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने एक आइन दिया, आइन में हमारा हक है आवाज बताना आपको कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। नहीं, वो मैं समझ गई दाखिली खुद मुख्तारी। पर मैं ये कह रही हूँ कि आपका स्टैंड अलग लग रहा है और कांग्रेस का स्टैंड अलग है। सैफुद्दीन सोज साहब, आप कह रहे हैं 370 की बहाली होनी चाहिए, है ना? सुनिए, आप इसको कांग्रेस पार्टी से अलग करके कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान वहां गया था कल। मैं तर्जुमान नहीं हूं, मैं सैफुद्दीन सोज हूं। मैं सुबह से शाम जब यहाँ होता हूँ तो सोचता हूँ, कश्मीरी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को जानता हूँ। जिस कौम को इज़्तिराब होता है दिल में, दिमाग में, तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस गलत स्टैंड ले रही है ना? उनको परेशानी होती है। स्टैंड ये लेना चाहिए कांग्रेस को कि 370 बहाल हो। के लोगों की देखिए, 370 को एकतरफा तौर आपने कलअदम किया है, वो बहुत जबरदस्त गलती है। यहाँ इज़्तिराब रहेगा, परेशानी रहेगी, लोगों के दिल में मलाल रहेगा। हाँ। और वो मेन स्ट्रीम से जुड़ नहीं जाएंगे। ये आपने गलत किया। उस वक्त क्यों नहीं फारूक अब्दुल्ला को बुलाया, महबूबा को बुलाया? अब वो हो चुका है, अब आगे क्या? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपने एक तरफा तौर किया, बहुत वेटरन लीडर है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ अब आगे का रास्ता क्या है? फारूक अब्दुल्ला और मेन स्ट्रीम के लीडरों को क्यों नहीं लाया? उमर अब्दुल्ला को लाना था, महबूबा को लाना था, गुलाम अहमद मीर को लाना चाहिए था। नहीं, वो लोग तो कभी चाहते ही नहीं ना, फैसला लेते। वो तो कभी चाहते ही नहीं कि 370 हो, 370 हटे। वो तो कभी चाहते ही नहीं ना सैफुद्दीन सोज साहब। कौन चाहता है क्या? मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग तो फिर कभी चाहते ही नहीं। उनके पॉलिटिकल स्टैंड को, उनकी पॉलिटिक्स को ये बहुत हद तक फिर चोट पहुंचाता। लेकिन देश हित में ये जरूरी था कि 370 हटे। आप भी चाहते ही थे ना, आपकी पार्टी भी चाहती थी कि 370 हटे। देखिए, एक बात है, इस वक्त मैं जब श्रीनगर से बोलता हूँ, मेरी एक आजादाना पोजीशन है, मैं अलग बोलता हूँ। सैफुद्दीन सोज, मैं यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे कदम जमीन पर है। मैं समझता हूँ कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के आइन की कदर करते हैं, हिंदुस्तान का आइन मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और उसी आइन के अंदर हम एक फैसलाकुन बातचीत चाहते हैं। कीजिए कश्मीर के लोगों से बातचीत। ठीक है, कश्मीर के लोगों से बातचीत होनी चाहिए और इसीलिए आप इस्तकबाल कर रहे हैं। दाखिली खुद सैफुद्दीन सोज साहब, बैक जुबिश कलम खत्म कर दी, जिसका आपको इख्तियार नहीं। ओके, आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ी गलती होगी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। देखिए क्यों, मैं आपको कहता हूं महबूबा जी की बात को समझिए। वो ये नहीं कहती है कि पाकिस्तान की बात मानिए, मगर वो कहती है कश्मीर के फरीक 3 हैं, कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट में नहीं आया?
जहां डिसाइसिव बातचीत हो गई। क्या पाकिस्तान यूएनए के एजेंडा में नहीं है फ्रीक? इट इज अ पार्टी। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर द फर्स्ट पार्टी, देन इंडिया इज अ पार्टी, देन पाकिस्तान इज ऑल्सो a पार्टी। महबूबा मुफ्ती इज नॉट रॉन्ग। शी सेज when you talk, when you open the dialogue, you talk to Pakistan. Didn't Dr. Manmohan Singh talk to Musharraf? What are you talking? नहीं, You are not accepting history. नहीं, you are not मैं हिस्ट्री accepting the एक्सेप्ट कर रही genesis of हूँ। Article 370. मैं आपको ये कह रही हूँ कि उस पाकिस्तान से क्यों बात करनी जो हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर पीठ पर छुरा भोगता है। उस पाकिस्तान से क्या बात करनी जो बार बार आतंकी भेजता है। मेरी बात सुनो, हम उनको सबक सिखाते हैं ना। मैं आपके साथ सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। हाँ। मैं आपके साथ तमीज से ये कहना चाहता हूँ, यू कांट चेंज नेबर्स। पाकिस्तान इज ए नेबर। पाकिस्तान विल डू इट। यू हैव टू टॉक टू पाकिस्तान डिसाइसिवली, अदरवाइज कश्मीर में यही हो जाएगा। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है लोगों से बात करो, पाकिस्तान से भी बात करो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप मेरे बड़े हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान से बात कभी नहीं करेंगे, आप उम्र में, एक्सपीरियंस में आप मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं आपसे बस ये बात कह रही हूँ कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसके अखलाक को तो बदल सकते हैं ना। अखलाक मतलब मैं देश की जनता को भी समझा दूं, उसके कैरेक्टर में तो बदलाव ला सकते हैं ना। अगर वो बंदरों की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके हाथ से उस तरह खींचते हैं। अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि नहीं हम तो बार बार आतंकी भेजेंगे, तो हम जरा उनको बताएं कि अब ये नहीं हो सकता है, आप कर नहीं सकते हो। नहीं, सुनिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए और दिलों में करार वापस आ जाए और कोई झगड़ा न रहे, तो पाकिस्तान से भी बात करना पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं आपको, जम्मू पहली पार्टी तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनसे बात कीजिए, जम्मू से बात कीजिए, लद्दाख से बात कीजिए। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से बात से बात करने से कश्मीर का विकास कैसे हो जाएगा? अभी भी बात कर रहे थे, वो सिर्फ आतंकी भेज रहे थे। नहीं, मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि पाकिस्तान पार्टी है, शिमला एग्रीमेंट भी में भी था, ताशकंद में भी था, और अभी यूनाइटेड नेशंस में पार्टी है, वहां वो फ्रीक है। आप इसको नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा लेता है। आप कह रहे नहीं, हमें उसके आगे झुक जाना चाहिए, हमें उससे बात कर लेनी चाहिए। वो आपका हक है, नहीं, दैट इज योर राइट, वो तो आपका राइट है। आप पाकिस्तान को कहिए कि आतंकवादियों की मदद न करे, वो आपका राइट है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, आप हिमायत ना कीजिए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम क्यों पाकिस्तान से बात करेंगे, हम नहीं करेंगे पाकिस्तान से बात, लेकिन आप कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती सही कह रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यह बात नहीं कही। फारूक ने कहा कि मैं इस चक्कर में नहीं आना चाहता, मैं अपने मुल्क के वजीर आज़म से बात करूंगा। क्या गलत कहा? महबूबा ने कहा पाकिस्तान फ्रीक है। क्या गलत कहा? यूनाइटेड नेशंस में जो एजेंडा है उसमें पाकिस्तान फ्रीक है। जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बातचीत नहीं करेगा, इतनी हमदर्दी क्यों है आपकी? झगड़ा खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों? जिसने कश्मीर को नर्क बनाया, उस मुल्क से इतनी हमदर्दी क्यों? मुझे सुनिए, आप मुझ पर इल्जाम नहीं दे सकते मैं पाकिस्तान का कोई हमदर्द नहीं हूं। सवाल यह है, मैं आपको हकीकत कहता हूं, जमीनी हकायक। यहां का आतंकवाद भी जारी रहेगा, दुश्मनी रहेगी, पाकिस्तान से बात करना पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों से पहले बात कीजिए, फिर पाकिस्तान से भी बात कीजिए, ताकि झगड़ा खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों से बात नहीं हो रही सैफुद्दीन सोद साहब। और आप मुझे एक बात समझाइए, आप मुझे बेहतरी से सबसे पहले होनी चाहिए। और मैं मोदी जी का खैर मकदम करता हूँ, उसने ये सियासी जमातों को बुलाया बातचीत के लिए। मैंने तो इसी का खैर मकदम पहले अब एक सवाल, बड़ी अच्छी बात है, अब रास्ता बनाइए, आगे बढ़िए। हाँ, एक और सवाल सैफुद्दीन सोद साहब, जब दोस्ती की, जब बस चलाई, जब उनको यहाँ पर इनवाइट किया, तब उन्होंने हम पर हमला किया, है ना सर? लेकिन जब एयर स्ट्राइक किया, जब इनके आतंकवादियों को एक के बाद एक भूना, तो ये हैसियत में आया ये मुल्क, और इसने यहाँ पर आतंक की जो एक्टिविटीज है वो कम कर दी है ना? तो ऐसे में क्या ये वाला स्टैंड ज्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए कि तुमने हमारे लोगों को मारा, हम तुम्हें मरोड़ के कुचल कर रख देंगे।
नहीं सुनिए, आप जो भी कहना चाहते हैं पाकिस्तान को सोचने की दावत देते हैं, वो आपका जमहूरी हक है। हम दोनों, आप और मैं, हिंदुस्तान के आईन को मानते हैं। मैं हिंदुस्तान की आईन की ही दुहाई देता हूं आपको कि उसमें बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू की बात सुनिए, लद्दाख की बात सुनिए, कश्मीरी पंडितों की बात सुनिए, हालांकि वो माइनॉरिटी हैं, सबकी बात सुनिए और दोस्ती का माहौल बनाइए। सारी घुटन दूर हो जाएगी, सियासी घुटन, और लोग सच्चाई का रास्ता, अमन का रास्ता, मफाहमत का रास्ता, भाईचारे का रास्ता अपनाएंगे। आप मुझे कहते हैं नहीं हमारी बात ही मानिए, वो बुनियादी तौर पर गलत है। सबकी बात माननी चाहिए। और कश्मीर के लोगों क्यों नाराज है, आप बातचीत कीजिए। यहाँ के मेन स्ट्रीम गई है, खुले दिल से उनकी बात सुनिए। अब कोई कहता है आपको दिल्ली में या गला फाड़ फाड़ के ये यूनियन टेरिटरी से रियासत का दर्जा देंगे, ये बुनियादी बात नहीं है। वो गलत करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। बुनियादी बात यह है अंदरूनी दाखिली खुद मुख्तारी जो हिंदुस्तान के आईन में थी, उसको बहाल करना पड़ेगा। 370 अगर जिन्हों को जोड़ना है तो वही करना पड़ेगा। अलग स्टैंड ले लिया है, तो जो कांग्रेस का मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि आप कश्मीर में मौजूद हैं तो वो अलग स्टैंड आपको लेना पड़ता है, मैं और दिल्ली में आप होते हैं तो वो स्टैंड आपको बदल देना पड़ता है। बुनियादी बातों में कांग्रेस लीडरशिप ही मैं क्या कहते हैं इंस्पिरेशन लेता हूं, लेकिन मैं यहाँ कश्मीरी की हैसियत में बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए हमारा नेशनलिज्म बड़ा नेशनलिज्म है, उसका मेंबर भी हूँ, कश्मीरी नेशनलिज्म का मेंबर भी हूँ। नहीं, कश्मीरी नेशनलिज्म नहीं, नेशनलिज्म इज ऑल अबाउट इंडिया। नो भाई, फर्स्ट इज इंडिया, पहले हिंदुस्तान, उसके बाद कश्मीर। नो, हमारे जमहूरी हिंदुस्तान की जमहूरियत पहले आती है, हिंदुस्तान का पहला आईन पहले आता है, और मैं इस आईन को सच्चे दिल से मानता हूँ। उसी में तो मुझे ये 370 की उसमें जगह नहीं सर, कश्मीर के लोगों की उसमें 370 की जगह नहीं सैफुद्दीन सोज साहब। 370 की जगह है, कहाँ लिखा था? तो अस्थायी है, आपने टेम्पररी है। मोदी सरकार ने उसको निकाल दिया। मोदी सरकार ने उसको कलअदम किया, मनसूख किया, और यकतरफा। उस वक्त क्यों नहीं मेन स्ट्रीम को बुलाया? ये जो लीडर गए हैं आज दिल्ली, उस वक्त उनको भी बुलाना था। और जो हमको ये मशवरा बताना चाहते हैं आपको यूनियन टेरिटरी के बजाय फिर से स्टेट कहेंगे, वो अधूरी बात है। जम्मू कश्मीर के लोग वो नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं हमारी दाखिली खुद मुख्तारी को बहाल कीजिए, इन्हें 370 को बहाल कीजिए। साहब मुझे मैं फिर आपको कह रही हूं, आप कह रहे हैं नहीं, नाराजगी रहेगी या कम समझी रहेगी। हिंदुस्तान का अभिन्न अंग अगर कश्मीर है सैफुद्दीन सोज साहब, तो 370 को अब भूल जाइए, 35A को भूल जाइए। अब वो दोबारा बहाल नहीं हो सकता है। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तब भी बहाल नहीं हो सकता है। सोज साहब सुनिए, आप मुझे सुनिए, आप RSS और बीजेपी की बात बताते हैं, मैं हिंदुस्तान की बात बता रही हूँ। हम एक डेमोक्रेटिक डायलॉग चाहते हैं। मैं हिंदुस्तान की बात बता रही हूँ, RSS बीजेपी नहीं, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का आईन बताते हैं जिसमें आप यकीन करते हैं, वो ये कहता है कि 370 अस्थायी है। सोज साहब, उसका हिंदुस्तान के उस किताब में कोई भी परमानेंट जो है, परमानेंट 370 का जिक्र नहीं है। तो उसको जाना था, वो चला गया है। सोज साहब, खत्म बात। सुनिए, आपको फिर से आईन, आपको हिंदुस्तान का आईन फिर से पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान फेडरल कंट्री है, ये यूनिटरी नहीं है। इन्हें हर प्रांत की बात सुननी पड़ेगी। हर प्रांत में आप दो बातें कर रहे हैं। अभी आपने कहा स्टेटहुड देना, ये जो है ये बेसिक हो ही नहीं सकता, फंडामेंटल रॉन्ग है। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट जो है वो आपको कश्मीर को बनाना ही पड़ेगा। ये गलत बात है। इंडिपेंडेंट कश्मीर को आप किसी कीमत पर आप नहीं बना सकते हैं। रागिनी, मेरे पास वक्त नहीं। सोज साहब, आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहती हूँ एक बार दिल्ली आए आप और दोबारा मैं आपका इंटरव्यू लूं और देखूं कि क्या ये जुबान वैसी रहती है या बदलती है। सोज साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। 370 को बहाल कीजिए, हमारी दाखिली खुद मुख्तारी को बहाल कीजिए। वो ना तो खुद मुख्तारी बहाल होगी ना 370। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, और हिंदुस्तान की जनता भी जानती है। अब तो हिंदुस्तानियत बहाल होगी,
पूरे पैन इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।